हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल वर्क नॉलेज एंड जॉब्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत नॉलेजेबल है और हर एक सिविल इंजीनियर या आप एज ए साइट इंजीनियर कहीं काम कर रहे हैं तो आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हनीकॉम्ब क्या होता है, किस तरह का वो नज़र आता है कंक्रीट में, उसमें क्या कंक्रीट से अगर हनीकॉम्ब हमारे कंक्रीट में आएगा तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आज। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कंटेंट की। कंटेंट में क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ हनीकॉम्ब, रीज़न ऑफ हनीकॉम्ब, क्या क्या कारण से हनीकॉम्ब हो सकता है, टाइप्स ऑफ हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब के कितने कारण टाइप्स होते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है और उसको अगर इन सब प्रिवेंशन यूज़ करने के बाद भी अगर हनीकॉम्ब आता है तो उसको किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हनीकॉम्ब क्या होता है? हनीकॉम्ब आर होलो स्पेसेस एंड कैविटीज लेफ्ट इन कंक्रीट मास ऑन द सरफेस और इनसाइड द मास वेयर कंक्रीट कुड नॉट रीच। तो हनीकॉम्ब क्या होता है कि जो कंक्रीट के बीच में एक होलो स्पेस जो बन जाता है, मतलब कि एक जो जहाँ पूरा प्रॉपरली कंक्रीट नहीं पहुँच पाता वो हनीकॉम्ब होता है। और ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमको नज़र आता है। जैसे बाय सपोज हमने कंक्रीट प्लेसिंग की और कंक्रीट सेट होने के बाद नेक्स्ट डे हमने शटरिंग खोली तो देखा हमने कि एक कुछ ये फ़ोटो की तरह हमको जो फ़ोटो में दिखाया हुआ है उस तरह का हमको कंक्रीट में ये नज़र आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स हनीकॉम्ब है और ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे कंक्रीट के लिए। इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ में काफ़ी कमी आती है और ये बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता कंक्रीट के लिए। इसमें आगे भी दिया हो कि इम्प्रॉपर वाइब्रेशन एंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर मेन कॉजेस ऑफ हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। ये इसका मेन कारण है कि अगर हमारा जो कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वर्केबिलिटी या स्लम्प वैल्यू अच्छी नहीं हो और हमने वाइब्रेशन प्रॉपरली नहीं किया हो तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है कि हनीकॉम्ब के कंक्रीट का। तो इसके फ्रेंड्स बहुत तरह के रीज़न्स हैं हनीकॉम्ब आने के कंक्रीट में, किस कारण से हनीकॉम्ब आते हैं उन रीज़न्स की हम कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो इम्प्रॉपर वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट इन फॉर्मवर्क। जब हमने साइड पे स्टील बांधा उसमें हमने फॉर्मवर्क लगाया, शटरिंग हमने की, वो चाहे वुडन की हो या एमएस की हो या प्लास्टिक की शटरिंग हो, किसी भी तरह की हमने शटरिंग की। अब शटरिंग करने के बाद जब हम कंक्रीट उसमें प्लेस कर रहे हैं, कंक्रीट प्लेसिंग करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे हमने थोड़ा सा उसमें कंक्रीट डाल दिया, बाय द वे अगर 2 मीटर का अगर बीम कॉलम अगर हम भर रहे हैं 2 मीटर हाइट का, तो हर 50-50 सेंटीमीटर पे या और उससे भी कम में हमको उसमें प्रॉपरली वाइब्रेशन देना करना पड़ता है उसको। अगर हम उसमें प्रॉपरली वाइब्रेशन नहीं करेंगे तो उसमें कंक्रीट में हनीकॉम्ब रहेगा, उसके वॉइड्स नहीं निकल पाएंगे तो उसमें हनीकॉम्ब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो इन एप्रोप्रिएट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। मतलब कि क्या होगा कि जब हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर हमने वर्केबिलिटी चेक नहीं की, स्लम्प वैल्यू चेक नहीं की, तो भी उसमें हनीकॉम्ब आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज दैट कि हमने अगर उसमें पानी कम डाला तो उसमें हनीकॉम्ब आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या हमने एग्रीगेट प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया। तो ऐसे बहुत अगर हम कंक्रीट कर रहे हैं तो हमको उसकी एक बार प्लेसिंग से पहले वर्केबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है यूज़ ऑफ स्टीफ कंक्रीट मिक्स और द कंक्रीट इज ऑलरेडी सेट बिफोर प्लेसिंग। मतलब जो कंक्रीट है वो हमको स्टीफ कंक्रीट मतलब अच्छा कंक्रीट यूज़ करना है या वो कंक्रीट हमको यूज़ नहीं करना है जो प्लेसिंग से पहले ही सेट हो चुका हो। मतलब कि टोटली इसका मतलब ये हुआ कि हमको जैसे कंक्रीट हमारा प्लांट से आया या हमने साइड पर ही कंक्रीट बनाया तो उसको हमको ज़्यादा देर कंक्रीट मिक्स करने के बाद उसको हमको ज़्यादा देर रखना नहीं है, तुरंत उसको जैसे कंक्रीट मिक्स हो हमको उसकी प्लेसिंग करनी है जहाँ भी हमारा फॉर्मवर्क लगा हो वहाँ पे। तो ये भी एक कारण होता है कई बार हनीकॉम्ब आने का कंक्रीट में। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्रेंड्स ओवर रेनफोर्समेंट। ओवर रेनफोर्समेंट मतलब लाइक जैसे हमारा कोई भी एक जंक्शन बना है, जैसे एक कॉलम खड़ा है
और एक दूसरी साइड से बीम आया है और एक अलग दूसरी साइड से बीम आया है, और वो बीम, दोनों बीम वहाँ जाके एंड हो रहे हैं, मतलब कि उसमें एल शेप देके हमने स्टील फंसाया हुआ है, और वर्टिकल जो स्टील है वो हमारा कॉलम का जा ही रहा है। तो उस जगह क्या होगा कि बहुत सारा एक स्टील वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इस कारण से भी उसमें कंक्रीट प्रॉपर्ली जा नहीं पाता, तो वो पार्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ पर हनीकॉम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमको कोशिश ये करनी है जहाँ भी हमारा जंक्शन होगा वहाँ कम से कम स्टील के बीच में हमको मिनिमम 20 to 25 mm की गैप हमको मेंटेन करनी चाहिए, ताकि कंक्रीट वहाँ इजीली चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, यूज़ ऑफ लार्जर साइज ऑफ एग्रीगेट इन एक्सेसिव अमाउंट, मतलब कि जो भी हम मैक्सिमम साइज़ का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं 20 mm अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा अमाउंट में हमको यूज़ नहीं करना है। जो भी हमारे पास मिक्स डिज़ाइन हमारे पास आई है उसी मिक्स डिज़ाइन के हिसाब से हमको उसमें कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करना है। अगर हम ज़्यादा उसमें मिक्स कर देंगे तो उससे भी हमारे पास कई बार हनीकॉम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोम वर्क, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फोम वर्क इज़ नॉट रिजिड और वाटर टाइट, मतलब कि जो भी हम फोम वर्क यूज़ कर रहे हैं लाइक MS का या प्लास्टिक का और वुडन का, तो हम जो भी टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो हमको पहले ये देखना है कि वो फोम वर्क फिक्स होना चाहिए। मतलब वो ये भी बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है कि क्या कई बार फोम वर्क में से वाटर टाइट अगर हमने नहीं किया तो उसमें से जब हम कंक्रीट पोर कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग कर रहे हैं, तो उसमें से पानी बह रहा है, स्लरी बह रही है, तो वो भी एक रीज़न होता है हनीकॉम का आने का। लास्ट रीज़न क्या है फ्रेंड्स, कंक्रीट इज़ पोर फ्रॉम मोर देन अलाउएबल हाइट, मतलब कि क्या कि जो भी हम कंक्रीट फॉर्मवर्क हमने लगाया हुआ है कि जहाँ भी कंक्रीट में भी कहीं भी, तो हमको वहाँ पर जब कंक्रीट प्लेस करेंगे तो वो एक जो अलाउएबल हाइट होती है 1.5 से 2 मीटर मैक्सिमम हाइट जो होती है, उससे ज़्यादा हाइट पे हमको कंक्रीट को पोर नहीं करना है। मतलब कंक्रीट प्लेसिंग हमको 1.5 से 2 मीटर हाइट से ज़्यादा प्लेसिंग नहीं करनी है। अगर हम इससे ज़्यादा हाइट पे प्लेसिंग करेंगे तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन होगा तो हनीकॉम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तो थे हमारे पास फ्रेंड्स हनीकॉम आने के रीज़न्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, टाइप्स ऑफ हनीकॉम। तो हमारे पास फ्रेंड्स 3 टाइप के हनीकॉम है, एक स्मॉल साइज़ हनीकॉम, एक मीडियम साइज़ हनीकॉम और एक लार्जर साइज़ हनीकॉम। तो स्मॉल साइज़ हनीकॉम क्या होता है कि इस टाइप के हनीकॉम की डेप्थ 25 mm से कम होती है, मतलब कि जो हनीकॉम है वो बिल्कुल एक थोड़ा सा हल्का ही अपन कंक्रीट सरफेस पे हमको नज़र आएगा, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मीडियम साइज़ हनीकॉम। तो मीडियम साइज़ हनीकॉम क्या होता है, जो 25 mm से ज़्यादा उसकी डीप होगा, 25 mm से ज़्यादा होगा, पर उसमें स्टील बार एक्सपोज नहीं होगा, तो वो भी एक हनीकॉम का टाइप है। तो ये स्मॉल साइज़ हनीकॉम मीडियम साइज़ हनीकॉम में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ही डिफरेंस इनमें होता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि स्मॉल साइज़ हनीकॉम में और मीडियम साइज़ हनीकॉम में कितना डिफरेंस है। जो हमारा थर्ड टाइप है हनीकॉम का वो है हमारे पास लार्ज साइज़ हनीकॉम। तो जो लार्ज साइज़ का हनीकॉम होता है वो भी 25 mm से ज़्यादा होता है, पर उसमें स्टील बार हमको नज़र आता है। तो ये फ्रेंड्स जो थर्ड वाला है लार्ज साइज़ हनीकॉम, ये एक बहुत ही रिस्की हमको एक रिस्की होता है बहुत, अगर हमारे स्ट्रक्चर में इस तरह का अगर हनीकॉम कोई आता है तो ये बहुत रिस्की होता है और उसको हमको बहुत ही जल्दी रिपेयर करना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास, हाउ टू प्रिवेंट हनीकॉम, हनीकॉम को हम कैसे रोक सकते हैं, ये इसमें कुछ पॉइंट्स है। जब फर्स्ट पॉइंट है एंश्योरिंग द कंक्रीट इज़ फुली कॉम्पैक्टेड एंड प्लेसिंग मेथड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सेग्रेशन। ये हमको इंश्योर कर लेना है या हमको ये पहले डिसाइड कर लेना है कि जो हम कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं या कंक्रीट जो भी कर रहे हैं हम, वो प्रॉपरली हमको कॉम्पैक्ट करना है, वो चाहे हैंड कॉम्पैक्शन हो या वाइब्रेशन से हो। वैसे मैं सजेस्ट तो वाइब्रेशन ही करूँगा कि वाइब्रेशन से आप उसको कॉम्पैक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा तो हनीकॉम आने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे।
और प्लेसिंग मेथड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन। जो प्लेसिंग है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2 मीटर की हाइट से ज़्यादा पे हाइट से हमको कंक्रीट प्लेस नहीं करना है, पोर नहीं करना है, ताकि अगर ऐसा हम करेंगे तो सेग्रीगेशन पड़ेगा, सेग्रीगेशन पड़ेगा तो हनीकॉम्ब आने के चांस हो जाएंगे, तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यूज़ ए मिक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्केबिलिटी फॉर द सिचुएशन इन विच इट इज़ टू बी प्लेस्ड। जो कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी मिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्लम्प वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसमें कंक्रीट में हनीकॉम्ब ना आए। कंक्रीट फॉल शुड बी केप्ट मिनिमम। तो कंक्रीट का हम पोर करेंगे वो हाइट हमारे पास कम से कम होनी चाहिए, मतलब जितनी हम कम ले सकते हैं उतनी कम हाइट से हमको कंक्रीट पोर करना है। At places of junction of column and beam, concrete with strictly 20 mm and down aggregate should be used with slightly more water and cement to avoid honeycomb। जहाँ भी हमारा कॉलम बीम का जंक्शन पड़ रहा है, जहाँ हमारा स्टील ज़्यादा है, वहाँ हमको ध्यान रखना है कि उसके स्टील के बीच में हमको 20 mm मिनिमम गैप रखना ही है, और वहाँ उस जंक्शन पॉइंट पे जो हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसमें वाटर का और सीमेंट का रेशो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हनीकॉम्ब आने के चांसेस वहाँ पे बिल्कुल कम हो जाए। एंश्योर द मिक्स हैज़ सफिशिएंट फाइन्स टू फिल द वर्ड्स बिटवीन द कोर्स एग्रीगेट। मतलब क्या है कि जो भी मिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फाइन मटेरियल एक सही साइज़ में होना चाहिए, ताकि कोर्स एग्रीगेट के बीच में फाइन एग्रीगेट प्रॉपरली चला जाए, तो हमारे पास हनीकॉम्ब आने का वहाँ चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एंश्योर दैट फॉर्मवर्क इज रिजिड, द जॉइंट आर वाटर टाइट एंड पेनेट्रेशन थ्रू द फॉर्मवर्क आर प्रॉपरली सील्ड। मतलब हमको कंक्रीट पोर करने से पहले ये एंश्योर कर लेना है कि जो हमारा फॉर्मवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो वाटर टाइट हो, मतलब कहीं से भी उसमें लीकेज होने की, पानी लीकेज या स्लरी लीकेज होने की समस्या नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सील होना चाहिए। Tapping with wooden hammer on the sides of shuttering from outside during concreting will aid in minimizing honeycomb to a great extent। जब हम किसी फॉर्मवर्क के अंदर कंक्रीट पोर कर चुके होते हैं, प्लेसिंग कर चुके होते हैं और वाइब्रेशन भी हमने उसमें कर दिया प्रॉपर, उसके बाद भी हमको उसके चारों तरफ जहाँ हमारे फॉर्मवर्क लगा है, फॉर्मवर्क को हैमर के मदद से, वुडन हैमर की मदद से थोड़ा थोड़ा बाहर से ठोक देना चाहिए, ताकि जो उसमें एजेस में जो भी अगर कहीं गैप रह गया हो तो उसके हेल्प से वो फिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ टू रिपेयर हनीकॉम्ब को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर वैसे तो हम कोई ऐसा प्रिवेंशन अगर हम यूज़ करेंगे या हम जब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हनीकॉम्ब आएगा नहीं, बट अगर इन केस हनीकॉम्ब कुछ अगर आ भी गया तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे। क्लीन एनी डर्ट और लूज मटेरियल फ्रॉम द एरिया। जहाँ जो एरिया हमारा हनीकॉम्ब का है वहाँ पर जितनी भी गंदगी, धूल हो या जो भी है वो हमको अच्छे से सफाई कर लेनी है। वेट द क्लीन एरिया बिफोर अप्लाइंग द रिपेयर मटेरियल। जो भी हमने क्लीन किया है, जो भी एरिया जहाँ हनीकॉम्ब वाला एरिया है, उसको पहले पानी से अच्छे से गीला कर लेंगे, और उसके बाद ही रिपेयर, जिस भी मटेरियल से हम रिपेयर कर रहे हैं वो मटेरियल हम उस पर अप्लाई करेंगे। Fill small voids and crack using a mechanical injection pressure pump with a suitable material such as non-shrinkage epoxy grout। तो जो भी हमारे स्मॉल जो voids हैं या क्रैक्स हैं हनीकॉम्ब की वजह से जो बहुत छोटे छोटे आ गए हैं, उसको हमको प्रेशर पंप की मदद से उसमें इंजेक्ट करना है, मतलब प्रेशर पंप की मदद से उसको रिपेयर करना हमको होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। If the honeycomb covers a large area, you may need to create a patch hole to ensure proper bonding। अगर हनीकॉम्ब हमारा एक कंक्रीट में ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो हमको उसमें कंक्रीट में एक पेच होल जगह जगह बनाने की ज़रूरत होगी, ताकि वो प्रॉपर उसमें बॉन्डिंग उसके साथ वो बना सके। प्लेस फॉर्मवर्क इज़ नेसेसरली एंड पोर द ग्राउट। फॉर्मवर्क को अगर हमको ज़रूरत है तो आप फॉर्मवर्क उसमें ज़रूरी प्लेस करें, ताकि ग्राउट उसमें अच्छे से कर सकें। The filling process should be in a 15 mm thickness layer। If the depth of honeycomb is greater than 5 cm, it is recommended to wait for a while 30 minutes before applying the next layer।
जो हमको उसमें हनीकॉम्ब रिपेयर करने के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो लेयर होगी वो 15 mm से ज़्यादा थिकनेस हमको उसमें यूज़ नहीं करनी है। इफ़ एनी केस अगर हमारा हनीकॉम्ब जैसे 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक गया हो, तो हमको उसको रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमने 15 mm की एक लेयर बना दी। फिर सेकंड लेयर करने के लिए हमको उस 15 mm की लेयर और सेकंड लेयर, जो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में कम से कम 30 मिनट का गैप हमको देना चाहिए, ताकि वो थोड़ी ड्राई हो जाए और उसके बाद सेकंड लेयर अच्छे से उसमें और हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर हनीकॉम्ब के ऊपर। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत नॉलेजेबल रही होगी। तो आपने इसमें क्या क्या अच्छे से सीखा और आप क्या क्या इसमें अच्छा यूज़ करना चाहेंगे हनीकॉम्ब के लिए, और क्या प्रिवेंशन आपके काम आए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।